2010 का एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जारी किया गया था। 2010 एक्ट के सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग काबिल सजा जुर्म है, लेकिन एफबीआर के झैली इदारे इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन (INI) इस्लामाबाद ने कारोबारी ट्रांजैक्शंस पर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की FIRs दी, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद पर नफसियाती दबाव बढ़ा, उनकी साख को नुकसान पहुंचा और उनकी मुश्किलात में भी बेपनाह इजाफा हुआ। कारोबारी ट्रांजैक्शन जुर्म बन गया। एक तरफ टैक्स पेयर्स के RTO ऑफिस रावलपिंडी में टैक्स से वाबस्ता मामलात चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें ट्रांजैक्शन पर INI इस्लामाबाद की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाने के लिए छुपाए गए असासों का जुर्म के पैसे से ताल्लुक साबित करना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर क्रिमिनल केस बनाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज है, लेकिन इसके बावजूद एफबीआर के झैली इदारे INI इस्लामाबाद ने जून जुलाई 2022 में डिक्लेयर होने वाली प्रॉपर्टी को भी न छोड़ा और अटैच करके टैक्स पेयर के मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई एफबीआर का झैली इदारा इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यानी INI मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है और कारोबारी अफराद को हिरासा कर रहा है। कारोबारी ट्रांजैक्शन पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की FIR के एक केस की पैरवी एडवोकेट अदनान रंधावा ने की, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने एहसास छुपाने या डिक्लेयर ना करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार दे दिया। यकीनन चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह का यह तारीखी फैसला काबिल मिसाल है और कारोबारी अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण भी। इसी इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं माहिर कानून अदनान रंधावा साहब। रंधावा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये बताएं कि आपने एक बड़े अहम केस की पैरवी की, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये केस आपके लिए कितना अहम था, इस हवाले से कुछ तफसीलात बताएं और ये भी बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कितना रिलीफ मिलेगा। देखें, ये केस था एक जिसमें टैक्स डिस्प्यूट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगा के मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद उस बिजनेसमैन टैक्स पेयर की सारी प्रॉपर्टीज़, जिसमें बैंक अकाउंट्स थे और प्रॉपर्टीज़ थीं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थीं, वो प्रोविजनली अटैच कर दी। पिछले 10 महीने से हर चीज़ उसका कारोबार बंद कर दिया और उसको शो कॉज नोटिस इशू कर दिए कि आप ये सोर्स बताएं। और फिर उसके बाद जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस उसने शो की, उन शो कॉज नोटिस के जवाब में उन बिज़नेस सप्लायर्स को भी नोटिस इशू करना शुरू कर दिए। तो एक हरासमेंट का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया इस केस में। तो इस केस में हमारी बुनियादी प्ली ये थी कि इनकम टैक्स डिस्प्यूट पे मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात कैसे लगाई गई हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने जब ये केस प्लीड किया, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई कि इनकम टैक्स डिस्प्यूट में आपका कोई एसेट अगर है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया इनएडवर्टेंटली या इंटेंशनली, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। आप उसे असेसिंग ऑफिसर उसे डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगा। अगर कोई एसेट छुपाया हुआ है, उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ, उसको शो करके उस पर टैक्स लगाएगा। इससे ज़्यादा इनकम टैक्स के लॉज में इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन इनके एक इंटेलिजेंस विंग है FBR का, उसको ये एक मिसकॉन्सेप्शन हो गई कि वो इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना सकते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा उन्होंने बना दिया ना सिर्फ इस टैक्स पेयर पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत से टैक्स पेयर्स पे इस तरह के मुकदमा बना के उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच करके उनके कारोबार बंद करके उनको एक लिम्बो में इन्होंने खड़ा कर दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर हमारी सुनवाई हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में होल्ड किया कि खाली टैक्स डिस्प्यूट पे, डिस्क्रिपेंसीज ऑफ रिटर्न पे आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं बना सकते। पाकिस्तान जून 2018 से फैटिफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और एक आम तौर पर तासर ये पाया जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की वजह से FBR कारोबारी अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर रहा है। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है और किस सूरत हाल में किन अनासर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर हकीकत दर्ज हो सकता है? उसके लिए एक ज़रूरी शर्त यह है कि अगर कोई पैसा किसी जुर्म से आया, उस पैसे से कोई एसेट बना,
उसका कोई सबूत इंटेलिजेंस एफबीआर के पास है और वो पैसा फिर रिटर्न में शो नहीं हुआ, उस सूरत में तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे केस में जिसमें ये एडमिटेड फैक्ट हो कि कोई जुर्म का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कारोबार का पैसा है और रिटर्नें भी जमा की हैं कारोबारी बंदे ने, तो इस तरह की प्रोपोजिशन पे मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाने को गैर कानूनी डिक्लेयर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बिल्कुल सही। अच्छा रंधावा साहब, इस केस में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पर्सनल अकाउंट से बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई और उन्हीं अकाउंट्स के जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो आरटीओ ऑफिस रावलपिंडी में चल रहे हों और उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर भी दर्ज हो जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये मुमकिन नहीं है। वैसे भी इनकम टैक्स लॉ में एफआईआर की पावर मौजूद है। ओरिजिनली वो पावर कमिश्नर को दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एफबीआर का ज़ेली इदारा जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं वो बना और वो एफआईआर की पावर्स उस इंटेलिजेंस के ज़ेली इदारे को दे दी। उन्होंने एफआईआर्स देनी शुरू की, उस पर फिर लोग हाई कोर्ट्स में गए और हाई कोर्ट्स में ये डिफरेंट ओपिनियन आए। लाहौर हाई कोर्ट में ताज इंटरनेशनल केस में ये ओपिनियन आया कि आप स्टार्ट एफआईआर से नहीं कर सकते, आपको पहले उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है जो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं और टैक्स पेयर कह रहे हैं वो नहीं बनती, आप कह रहे हैं बनती है, पहले आप उसे डिटरमिन करेंगे, उसके बाद उसकी अपीलों का इंतज़ार करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके फ़ाइनल होंगी। अगर फ़ाइनल होती है और उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आपको इस पे एफआईआर भी देनी चाहिए, क्योंकि वो एफआईआर कंपाउंडेबल है, यानी उसमें महकमा माफ़ भी कर सकता है। फाइनलिटी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से टैक्स पेयर पे एडवर्स फैसला आता है और फिर भी महकमा समझता है कि अब हमें इस पे एफआईआर भी देनी चाहिए, तो उस सूरत में उस स्टेज पे जाके एफआईआर दी जा सकती है। इस लॉ पॉइंट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तलाफ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का व्यू ये था कि एफआईआर साथ ही साथ स्टार्ट में दी जा सकती है और साथ में आप उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग सेपरेट साथ साथ चल सकती हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी व्यू यही आया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलता जुलता था। तो ये तीनों फैसले फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हो गए। वहाँ पे वो केस अभी पेंडिंग है, उसका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उसमें स्टे की स्टेज पे इन तीनों फैसलों को देख के पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के व्यू को सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब ये था कि एफआईआर फ़ौरन दी जा सकती है स्टार्ट में। लेकिन उसके बाद अगली हेयरिंग्स में दोबारा सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों फैसलों को देख के, डिफरेंट व्यूज़ को देख के वो सस्पेंशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की ख़त्म कर दी, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो टेंटेटिव या इंटरलॉकेटरी स्टेज पे व्यू है वो ये है कि फ़ौरन एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। पहले असेसमेंट होनी चाहिए, फिर उसके फ़ाइनल होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर उसके बाद भी लायबिलिटी बनती है फिर एफआईआर के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें टेंटेटिव व्यू सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, फाइनल फैसला भी आना है। अच्छा रंधावा साहब, ये बताइएगा कि इस एफआईआर के अंदर जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया वो 2021 की आखिरी सहमाही में खरीदी गई, जिसको जून जुलाई 2022 में डिक्लेयर होना था, तो जिस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने का अभी तक वक्त ही नहीं आया, एफबीआर इंटेलिजेंस किस कानून के तहत उसको अटैच कर सकती है? देखें, ये तो ज़्यादती की इंतहा कर दी ना एफबीआर इंटेलिजेंस ने, और ये हरासमेंट है। देखें, हम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं और हम भी कहते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसे टैक्स देना चाहिए, और हम कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, इंटेंसली हर तरह से कोशिश करते हैं कि हर बंदा अपना ड्यू टैक्स दे। लेकिन मसला यहाँ पे, बल्कि बहुत बड़ा मसला एक साइड से आता है, वो टैक्स की मशीनरी है हमारी। वो कहती है कि जो बंदे टैक्स नहीं दे रहे उन पे तो हमारा बस नहीं चलता, लेकिन जो बंदे टैक्स नेट में मौजूद हैं उनके ऊपर वो हरासमेंट की पूरी कैंपेन्स शुरू करती है। और ये केस उसकी एक क्लासिकल एग्जांपल था कि मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात जो इनकम टैक्स के हवाले से इनका मनी लॉन्ड्रिंग कानून का हिस्सा बनाई गई, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर टैक्स की लायबिलिटी 10 करोड़ से ज़्यादा बनती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून उस पर उस इतलाक़ होता है। अब 10 करोड़ की डिटर्मिनेशन पहले होनी है, और वो एक ही सूरत में हो सकती है कि उसकी कोई असेसमेंट अमेंड हो, दोबारा असेसमेंट की जाए,
या कोई ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, इंटेलिजेंस के पास असेसमेंट रिवाइज करने का या अमेंड करने का इख्तियार तो है नहीं। वो इख्तियार तो कमिश्नर के पास है या उसके नीचे सबॉर्डिनेट डीसीज या एसीज के पास है। तो जब तक वो ये डिटरमिन पहले ना करें कि 10 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी का डिस्प्यूट है, तो उस सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात लग ही नहीं सकती। अब इस केस में तो अभी रिटर्न ही फाइल नहीं हुई। रिटर्न फाइल होनी, उसके बाद उसकी डिस्प्यूट खड़ा होना, उसके बाद शो कॉज नोटिस आना, उसके बाद असेसमेंट ऑफिसर ने उसकी टैक्स रिटर्न को अमेंड करना, रिवाइज करना और उसमें ये होल्ड करना कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। ये सारे मराहल तय होने के बाद इतलाक शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस केस में अभी रिटर्न ड्यू ही नहीं हुई, रिटर्न जमा तो होना बाद की बात, और इन्होंने वो प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली। तो ये हरासमेंट बाय इंटेलिजेंस, FBI इंटेलिजेंस, इनलैंड रेवेन्यू की एक क्लासिकल एग्जाम्पल थी इस केस में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको सेटिसाइड किया है। अच्छा रंधावा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस में वफाकी टैक्स मोहतसिब या जो चेयरमैन FBR की कचहरी है उससे टैक्स पेयर्स को कोई रिलीफ मिल सकता है, या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए इस तरह का रिलीफ सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर्स को अदालतों से ही मिल सकता है? देखें, जो टैक्स ओम्बड्समैन है वो जो इनकी मिसमैनेजमेंट है या मेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जुरिस्डिक्शन है। ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से आती है बात। और FBR की जो कचहरी है, ये तो एक इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो आई वॉश से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं होती। और वहाँ पे अगर क्लाइंट चला भी जाए, साइल टैक्स गुजार चला भी जाए, तो जब उसकी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर लेते हैं, उसका सारा कारोबार बंद कर लेते हैं, वो जाके इन्हीं के अदारों के पास बैठा रहे, उसे वहाँ से रिलीफ मिलने का चांस बहुत कम है। और अगर मिल भी जाए तो फिर ये उस पर अमल नहीं करते। इसलिए हाई कोर्ट्स, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और जिसके फ़ैसले पे अमल ना करना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है, कंटेम्प्ट के डर से ये फिर अमल करते हैं उस पर, तो जो एफिकेशियस रेमेडी है वो फिर रिट जुरिस्डिक्शन ही है हाई कोर्ट्स की। इसीलिए इस तरह के केसेस में हाई कोर्ट्स का ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और वहाँ से अगर रिलीफ मिल जाए तो फिर ही टैक्स गुजार की दाद रसी होती है।